नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे थे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर कल वाली क्लास के अंदर मैंने आपको भाग नंबर 9 कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, भाग नंबर 9 के अंदर पंचायतों के बारे में पढ़ा था और जो शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, पंचायतों को दो तीन स्तर के अंदर बांटा गया था। ग्राम पंचायत यानी निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। सेम सिस्टम शहरी शहरी शासन का था। निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं भाग नंबर 10 की। भाग नंबर 10 के अंदर अनुच्छेद आएंगे सिर्फ दो, एक तो 244 और एक 244 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, दो ही अनुच्छेद आएंगे जिसके अंदर क्या दे रखा है, अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजाति, अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र, इन सब के बारे में चर्चा की है इसके अंदर। तो देखते हैं अनुच्छेद नंबर 10 के अंदर, भाग नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है। अनुच्छेद 244 से 244 एक तक है। भारतीय संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244 के तथा के साथ अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान शामिल है। यानी किससे संबंधित प्रावधान है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, आपको पता है अभी इनका जो है, इनके बारे में जो उल्लेख है संविधान के अंदर, एक तो पांचवी और छठी अनुसूची, पांचवी और छठी अनुसूची के अंदर मिलता है। मैंने आपको दोनों की दोनों अनुसूचियों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, और अगर अनुसूची को छोड़ के क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए भी अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर मिलता है, तो अनुच्छेद 244 है वो। ठीक है, एक तो पांचवी और छठी अनुसूची के अंदर है, पांचवी और छठी अनुसूची, और अनुच्छेद कौन सा आ जाएगा, 244 आ जाएगा, और भाग कौन सा आ जाएगा, भाग आ जाएगा 10। ठीक है, इन तीनों के अंदर क्या अंतर है आपको पता होना चाहिए। अनुसूची 5 और 6, अनुच्छेद 244, और जो भाग आ जाएगा, भाग नंबर 10 आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी। अनुसूचित क्षेत्र अगर घोषित करना हो तो वो अधिकार किसके पास है, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश की संसद, चार पांच ऑप्शन दे देगा, एक राष्ट्रपति होगा। तो आपको पता होना चाहिए देश का जो राष्ट्रपति होता है उसके पास में यह अधिकार है, अभी वो भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 244 देश के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान है। इस अनुच्छेद में दो प्रावधान इस प्रकार हैं, यानी देश के अंदर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रशासन कैसे चलेगा। ठीक है, प्रशासन चलाने के लिए जो प्रावधान दे रखे हैं वो सारे के सारे प्रावधान किसके अंदर हैं, अनुच्छेद 244 के अंदर बता रखा है कि अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों के अंदर प्रशासन चलाने के लिए जो प्रावधान दे रखे हैं वो प्रावधान किस प्रकार से हैं। ठीक है, इसका उल्लेख मैंने आपको बताया था पांचवी अनुसूची के अंदर भी मिलता है। तो पांचवी अनुसूची के अंदर प्रावधान, चार राज्य हैं भारत के, मैंने आपको लिखाया था कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। यानी इन चार राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य तो भारत के अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के अंदर आएंगे ही आएंगे। अगर कोई भारत के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर कुछ क्षेत्र आ जाएगा अनुसूचित जाति के अंदर, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र आ जाएगा, तो जो प्रावधान इन राज्यों के अंदर लग रहे हैं वही प्रावधान राजस्थान के उस क्षेत्र के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है, ये बात पांचवी अनुसूची के अंदर दे रखी है। पांचवी अनुसूची के अंदर चार राज्यों के बारे में चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में चर्चा है। अगर किसी अदर स्टेट के अंदर अनुसूचित क्षेत्र को घोषित किया जाता है तो उस क्षेत्र के अंदर भी वही प्रावधान लागू होंगे जो इस चार राज्यों के अंदर हो रहे हैं। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अनुसूची 5 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में अनुसूची 6, अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे। यानी अनुसूची 5 के अंदर तो वो प्रावधान दे रखे हैं जो उनको विशेष राज्यों को दर्जा दिया जाता है, जैसे जो पिछड़े वर्ग हो ना राज्यों के अंदर, जो पिछड़े राज्य हों उनको आगे लाने के लिए, दूसरे राज्यों के इक्वल लाने के लिए उनको कुछ विशेष प्रावधान दिए जाते हैं देश की संसद के द्वारा। ठीक है, तो छठी पांचवी अनुसूची के अंदर तो वो बात बोली गई थी।
छठी के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी वही 4 राज्यों की बात हो रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात हो रही है। और उनके अंदर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे। वहां पे बात बोली गई थी भी राज्यों के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। और यहाँ पे किससे संबंधित है? यहाँ पे प्रशासन से संबंधित है। दोनों के अंदर अंतर है, आपको अंतर पता होना चाहिए कि दोनों के अंदर क्या अंतर है। अंतर ये है भी वहां पे जनजातीय क्षेत्र के अंदर प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे, यानी जो प्रशासन करेगा और जो नियंत्रण प्रशासन को काबू करेगा। और छठी अनुसूची के अंदर सिर्फ प्रशासन पर ही लागू होंगे। इन दोनों के अंदर अंतर आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में छठी अनुसूची आदिवासी समुदाय को काफी स्वायत्तता प्रदान करती है। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए भी छठी अनुसूची है ना, वो आदिवासी समुदाय, देश के कुछ राज्य या बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जिनके अंदर आदिवासी समुदाय रहते हैं, ठीक है, उनको क्या करती है? उनको काफी स्वायत्तता प्रदान करती है जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को, ठीक है। किसको? जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त है। किस किस को है? यानी जिला परिषद। मैंने आपको पंचायतों के बारे में पढ़ाया था। पंचायत के अंदर सबसे बड़ा, ठीक है, 3 स्तर बताए थे मैंने आपको भाग नंबर 9 के अंदर। कौन कौन से बताए थे? ग्रामीण पंचायत की बात कर रहा हूँ। ग्रामीण पंचायत के अंदर एक तो सबसे छोटा होता है ग्राम पंचायत, बताया था ना, ग्राम पंचायत। 2 नंबर क्या होता है? 2 नंबर होता है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में भी आपको बताया था। 3 नंबर होता है जिला परिषद, यानी जो आदिवासी क्षेत्र होगा वहां पे जो ये वाला जिला परिषद आ जाएगा ना, यानी ग्रामीण स्तर के अंदर सबसे ऊपर वाली पंचायत आ जाएगी। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। कहाँ पे होती है? सिर्फ आदिवासी क्षेत्रों के अंदर होती है। कानून कौन बनाता है? जिला परिषद बनाती है, जो कि ग्रामीण पंचायत का सबसे ऊपरी स्तर माना गया है। किसका माना गया है? ग्रामीण पंचायत का सबसे ऊपरी स्तर होता है जिला परिषद। आपको जिला परिषद के बारे में पता होना चाहिए। ग्रामीण स्तर और शहरी स्तर के अंदर जो प्रशासन होता है, जो 3 प्रकार की पंचायतें होती है, उन सब के बारे में भाग नंबर 9 के अंदर मैंने आपको बाई डिटेल समझाया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर जितने भी अनुच्छेद हैं 243 से लेके 243 ए से शुरू होते हैं, 243 जड जी तक चलते हैं। 15 और 18, 33, 34 अनुच्छेद ना, वो सारे के सारे आप पढ़ लेना, तब ये भाग समझ में आएगा 10वां। अगर सीधा ही 10वें को देखोगे तो 10वां समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वास्तविक शक्ति प्राप्त है, ठीक है। ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सड़कों और नियामक शक्तियों के लिए योजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन को मंजूरी प्रदान कर सकते हैं। यानी जो कानून बनाएंगे जनजातीय क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों के अंदर, वो क्या करेंगे? वो स्वास्थ्य की देखभाल, क्षेत्र के अंदर विकास, शिक्षा और सड़कें और नियामक शक्तियों के लिए योजना की लागत, यानी इन सब को देखभाल करने के लिए या रख रखाव करने के लिए जो लागत आएगी, वो कहाँ से ली जाएगी? वो राज्य की संचित निधि से नहीं ली जाएगी, भारत की संचित निधि से ली जाएगी। क्योंकि ये राज्य हैं जो छठी अनुसूची के अंदर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े राज्य हैं, दूसरे राज्यों के मुकाबले विकास की दृष्टि से बहुत पीछे हैं ये राज्य। तो इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और दूसरे राज्यों के बराबर लाने के लिए इनको भारत की संचित निधि से धन दिया जाता है, ठीक है। कानून कौन बनाएगा ये पूछ सकता है वहां पे, तो जिला परिषद बनाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है छठी अनुसूची के अंतर्गत। 4 राज्य आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी इन प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर वहां किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में अधिकार है कि अगर किसी राज्य के क्षेत्रफल, यानी अभी जैसे पंजाब है, राजस्थान है, कोई भी राज्य, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना हो, तो राष्ट्रपति किससे परामर्श करेगा? उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करेगा। परामर्श करके उसको क्या कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसके बाद ऐसे राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? जनजातीय सलाहकार परिषद गठित किया जाता है, गठित किया जाएगा। यह परिषद जनजातियों के उत्थान के लिए सलाह देने का कार्य करता है। क्या काम करता है? कि जब सलाह देने के लिए ये आपका गठन किया तो आप सलाह ही दोगे ना। सलाह देने के लिए क्या करता है? उत्थान के लिए सलाह देने के लिए कार्य करता है। करेगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह से करेगा? राज्यपाल की सलाह से करेगा।
244 के अंदर इतना ही बताया गया था। 245 244 एक के अंदर, अभी 244 के अंदर कभी ना कभी संशोधन किया गया था, तभी इसका एक जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। यानी पूरा का पूरा असम तो नहीं है जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हो, असम के कुछ क्षेत्र हैं, ठीक है, असम के कुछ क्षेत्र हैं जो जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी क्षेत्रों को जोड़कर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की जा सकती है। स्वायत्त राज्य का मतलब होता है जहाँ पे खुद का प्रशासन हो, सब कुछ सिस्टम खुद का हो। जैसे राजस्थान है, देश के जितने भी राज्य स्वायत्त राज्य हैं, अपने आप में अपनी अपनी सरकारें चला रहे हैं, तो उस प्रकार से असम के कुछ क्षेत्रों को, असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य की स्थापना कर सकती है। यह अधिकार किसको है? यह अधिकार देश की संसद को है। याद करो भाग नंबर 2, भाग नंबर 1 अनुच्छेद नंबर 2, संसद नए राज्य की स्थापना कर सकती है, राज्यों की बाउंड्री सीमा नाम के अंदर परिवर्तन कर सकती है। 368 से इसे बाहर रखा गया। सारी बातें याद आ रही है ना? मैंने आपको करवाई थी पहली या दूसरी क्लास के अंदर, तो वो देख लेना, प्लेलिस्ट के अंदर ही होगी। यह अनुच्छेद स्थानीय प्रशासन के लिए एक स्थानीय विधायिका या मंत्रिपरिषद अथवा दोनों की स्थापना की परिकल्पना भी करता है। यानी अगर कोई अनुसूचित या जनजातीय क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के अंदर आपको स्थानीय प्रशासन, मैंने आपको बताया था स्थानीय प्रशासन कौन कौन सा होता है। स्थानीय प्रशासन एक तो ग्रामीण प्रशासन होता है, दूसरा शहरी प्रशासन होता है, दो प्रकार के होते हैं। तो जो ग्रामीण प्रशासन होता है उनको भी 3 भागों में बांटा गया था, और जो शहरी प्रशासन है उनको भी 3 भागों में बांटा गया था। जो ग्रामीण प्रशासन है 3 भागों में बांटने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे बांटा जाता है। सब कुछ डिटेल से करवाया हुआ है इस प्लेलिस्ट के अंदर, आप पिछली क्लासें देख लेना, ठीक है। वहां का प्रशासन चलाने के लिए या तो स्थानीय प्रशासन एक स्थानीय विधायिका की स्थापना कर सकता है, या क्या कर सकता है, मंत्री परिषद की स्थापना कर सकता है। दोनों में से कोई एक कर सकता है। या तो आप स्थानीय प्रशासन चला सकते हो, या क्या कर सकते हो, मंत्री परिषद की स्थापना कर सकते हो, ठीक है। अभी जो 244वां ए का अनुच्छेद है उसे जोड़ा कब गया था? इस अनुच्छेद को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान के अंदर शामिल किया गया था। यानी 244 ए है ना जो पार्ट, को जोड़ा कब गया था? 22वें संविधान संशोधन के द्वारा 1969 के अंदर जोड़ा गया था भारत के संविधान के अंदर। अनुच्छेद 244 भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों को अधिक स्वायत्त शक्ति प्रदान करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कानून व्यवस्था और नियंत्रण से संबंधित है। यानी आप कानून भी बना सकते हो और उस कानून पर नियंत्रण भी कर सकते हो, सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जबकि 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषद और आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है। यानी स्वायत्त परिषद जो ग्रामीण स्तर की होती है, में आदिवासी क्षेत्रों के पास कानून और व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र नहीं है, ठीक है। ये था आपका भाग नंबर 10, छोटी सी बिल्कुल क्लास है, ठीक है, लेकिन भाग नंबर 10 आपका इसी के अंदर खत्म होता है। 244 से 244 एक दो ही अनुच्छेद हैं, भाग नंबर 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में इसके बताया गया, 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में बताया गया है। जो 4 राज्य हैं भारत के पिछड़े रूप से, आर्थिक रूप से, विकास की दृष्टि से दूसरे राज्यों के कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत पीछे हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आपको चारों राज्यों के नाम याद होने चाहिए। कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये बताया गया है भी इन राज्यों के अंदर प्रशासन और नियंत्रण करेगा, और 6ठी के अंदर सिर्फ प्रशासन के बारे में बात की गई। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। 244 के अंतर्गत क्या बताया, 244 एक के अंतर्गत क्या बताया, 244 एक को जोड़ा कब गया था, 22वें संविधान संशोधन 1969 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, भाग नंबर 11। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।